आज जेनेटिक्स का हम दूसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। आज हम लोग मेंडल के क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कुछ टर्मिनोलॉजी जो होती है जेनेटिक्स में यूज होती है उसके बारे में हमने देखा था। हमने मेंडल की कहानी थोड़ी सी पढ़ी थी, मेंडल का जन्म कहाँ हुआ था, कैसे उनकी मृत्यु हुई थी, और बेसिक चीज़ें जो थी कि मेंडल ने कौन कौन से करेक्टर कंसिडर किए थे, कौन कौन से कंट्रास्टिंग ट्रेट मेंडल ने लिया था, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज का जो लेक्चर होगा हमारा, आज हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, कैसे गैमीट बनते हैं, कैसे फ्यूजन होता है, वो सब देखेंगे। तो शुरू करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें मेंडल ने केवल एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया। मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम पाइजम सेटाइवम प्लांट, गार्डन पी प्लांट के केवल एक ही कैरेक्टर को अगर कंसीडर करते हैं तो वो कहलाता है, वो एक्सपेरिमेंट, वो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट जिसमें कि केवल एक ही कैरेक्टर को हम लेकर चलते हैं, वो कहलाता है हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल हम एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करेंगे। किस तरीके से क्रॉस होता है, कैसे अगली जनरेशन बनती है, क्या F1 जनरेशन क्या होता है, F2 जनरेशन क्या होता है, ये सब आज हम देखेंगे। ठीक है, तो लेक्चर लगातार देखते रहो, कई बार देखोगे अपने आप चीजें याद जाएंगी। और जेनेटिक्स की खास बात यह है कि अगर तुम लेक्चर छोड़ते हो बीच में तो अगला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। इसलिए छोड़ना कोई भी लेक्चर नहीं है, हमको सभी लेक्चर्स को कई बार देखना है, अच्छे से देखना है, ताकि नीट 2021 में 360 में 360 पूरे के पूरे नंबर आए। एक क्वेश्चन नहीं हम गलत कर सकते हैं, या एक क्वेश्चन हम नहीं छोड़ सकते हैं नीट 2021 में। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो इसका ये मतलब नहीं कि कोई नहीं पढ़ा है, सब पढ़ रहे हैं। आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर चलना है। टॉपर 720 में 720 पा जा रहा है, ठीक है, तो एक ही साल में हमको नीट निकालना है, एनी हाउ निकालना है, किसी भी तरीके से निकालना है। दिन रात एक कर दो, बस टारगेट रखो कि हमको अच्छे रैंक के साथ अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। क्योंकि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है उनकी लाइफ, और जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनकी लाइफ, दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। कोई कंपैरिजन नहीं होता है। एक सिलेक्टेड स्टूडेंट, एक नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। जमीन और आसमान जितना अंतर है उतना अंतर उनके लाइफ में आ जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करो कि अपना 100% दो और सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है, और डॉक्टर बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर बनिए, लोगों की सेवा करिए, समाज सेवा करिए, गरीबों की मदद करिए। इस विचार के साथ आप लोग आगे बढ़ो। तो हम लोग देखने जा रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट साथ साथ लिखते भी चलो। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन सिंगल पेयर ऑफ contrasting trait. हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे मान लो हमने पेरेंट ले लिया, मान लो हमने एक प्लांट लिया जो कि मेल प्लांट है, और दूसरा हमने पेरेंट लिया फीमेल प्लांट। एक मेल प्लांट लिया और दूसरा ले लिया हमने फीमेल प्लांट। हमने मेल प्लांट उसको चूज किया जो कि टॉल था। टॉल मतलब प्योर टॉल।
और फीमेल को हमने लिया डॉर्फ। आगे हम बताएंगे कि टॉल आपका दो तरह का हो सकता है, एक प्योर टॉल और दूसरा हाइब्रिड टॉल। लेकिन डॉर्फ हमेशा ही होमोजाइगस कंडीशन में मिलेगा, मतलब डॉर्फ हमेशा ही प्योर रहेगा। जो रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं वो हमेशा ही होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, जैसे हम सुन लो, जैसे कि कैपिटल टी डोमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और अगर दो कैपिटल टी मिल गए तो किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, टॉल को। लेकिन कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर एक डोमिनेंट एलील है दूसरा रिसेसिव एलील है तो उस केस में केवल और केवल डोमिनेंट एलील ही एक्सप्रेस हो पाता है। इसका मतलब इन दोनों का जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, टॉल होगा। मतलब कैपिटल टी आपका कहेंगे इसको हम प्योर टॉल, क्योंकि दोनों ही एलील सेम हैं। लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी को हम बोल देते हैं हाइब्रिड टॉल, क्योंकि दोनों ही एलील क्या हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों का फिनोटाइप क्या आएगा, सेम आएगा। और क्या होगा फिनोटाइप, टॉल। लेकिन वही हम बात करें स्मॉल टी तो स्मॉल टी जो होता है ये दोनों ही एलील रिसेसिव हैं और दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन में हैं, इनको कहेंगे डॉर्फ। तो डॉर्फ या रिसेसिव कैरेक्टर हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि कौन सा कैरेक्टर रिसेसिव है, कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है। मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए थे, तो प्लांट हाइट में हमने पढ़ा था कि टॉल डोमिनेंट होता है और डॉर्फ रिसेसिव होता है। तो रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं होमोजाइगस कंडीशन में, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में। इज इट क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, हमने लिया है, हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पर हमने कंसिडर किया है जो मेल प्लांट हमारा है वो प्योर टॉल है। प्योर टॉल का मतलब कैपिटल टी और कैपिटल टी, और जो फीमेल प्लांट है वो क्या है, डॉर्फ है। मतलब उसका जीनोटाइप क्या होगा, उसका जीनोटाइप होगा स्मॉल टी। अब देखो, अब बेटा बनेगा गैमीट। तो हमने बता रखा है जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होता है तब उस केस में प्लॉइडी हाफ हो जाती है, मतलब क्रोमोसोम सेपरेट होता है। जैसे अगर प्लॉइडी पेरेंट की 2n है तो गैमेट की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। मतलब ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस जो ये फैक्टर्स हैं या एलील्स हैं, जब गैमेटोजेनेसिस होता है तो एलील्स जो होते हैं या फैक्टर, इनको मेंडल ने फैक्टर भी बोला है, जीन को मेंडल ने फैक्टर भी बोला है। तो जो फैक्टर होते हैं वो अलग हो जाते हैं, उनमें सेपरेशन हो जाता है, उनका सेग्रीगेशन हो जाता है। जब गैमेट बनेगा तो फैक्टर जो होंगे, मतलब कैपिटल टी ये दोनों क्या है, फैक्टर हैं, या इनको हम जीन भी बोलते हैं या इनको हम एलील भी बोलते हैं। जीन क्या होता है, एलील क्या होता है, सब हम पढ़ा चुके हैं। एलील क्या है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ए जीन। तो ये जो फैक्टर है वो अलग हो जाएंगे, मतलब गैमेट जब बनेगा तो कैपिटल टी अलग होगा और यहाँ पे गैमेट स्मॉल टी बन जाएगा। अब क्योंकि दोनों ही एलील सेम है तो गैमेट एक ही तरह का बनेगा। यहाँ पर गैमेट जो बनेगा वो केवल कैपिटल टी बन जाएगा और यहाँ पर जो गैमेट बनेगा वो केवल स्मॉल टी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही एलील क्या है, सेम है, दोनों ही फैक्टर क्या है, सेम है। जब सेम फैक्टर होता है तो एक ही तरह का गैमेट बनता है। यहाँ पर दोनों ही फैक्टर स्मॉल टी है तो एक ही तरह का गैमेट बनेगा और क्या बनेगा वो स्मॉल टी। अगर दोनों ही फैक्टर कैपिटल टी हैं तो गैमेट में एक ही तरह का गैमेट बनेगा और वो क्या बनेगा, कैपिटल टी। अब सुनो, अब जब गैमेट बन गया तो गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं या सिंगेमी बोलते हैं।
फर्टिलाइजेशन होगा तो जायगोट बनेगा, जायगोट से नया एम्ब्रियो बन जाता है। इज क्लियर? अब हमको देखना है, ये है मेंडल ने क्या देखा कि अगर हम मान लो पेरेंट में जो मेल प्लांट लिया वो प्योर टॉल लिया, फीमेल प्लांट लिया उन्होंने प्योर डॉर्फ लिया। अब वो देखना चाहते हैं कि जो अगली जनरेशन आती है, जो अगला एम्ब्रियो बनता है, अगला प्लांट बनता है, वो कैसा बनता है। तो अब इनका करा दो मिक्सिंग, मतलब इनका करा दो फ्यूजन, मतलब हो जाएगा सिंगेमी। जब फ्यूजन हो जाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएंगे ना, मतलब जायगोट ये प्लॉइडी जो आ गई, ये जो फैक्टर है, ये नया जनरेशन हमारा बन गया। इसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन। अब बताओ कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये अगर जीनोटाइप है प्रोजेनी का, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप है प्रोजेनी का, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा। तो याद रखना मेंडल ने मोनोहाइब्रिड का उसके बाद कुछ अपने पॉस्टुलेट बताए थे। उन्होंने ये बताया था कि अगर दो डिफरेंट फैक्टर हैं, जैसे यहाँ पे देखो कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, अगर दो डिफरेंट फैक्टर होते हैं तो एक फैक्टर दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर जाता है, एक फैक्टर दूसरे के ऊपर डोमिनेट कर जाता है। मतलब एक फैक्टर का कैरेक्टर तो रिप्रेजेंट होगा लेकिन दूसरे फैक्टर का कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं होगा। इसका मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी के ऊपर डोमिनेंट हो जाएगा और हमारा इधर जो फिनोटाइप निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा, टॉल टॉल टॉल। लेकिन क्या ये प्योर टॉल है? प्योर टॉल का मतलब तो दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए। यहाँ पे ये क्या बना, हाइब्रिड टॉल। तो मेंडल ने एक चीज बता दिया कि जो भी कैरेक्टर हमको पहले जनरेशन में मिलता है, ध्यान से सुनो, जो भी कैरेक्टर हमको पहले जनरेशन में मिलता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही मिलता है। केवल और केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही हमको मिलेगा पहले जनरेशन में। पहले जनरेशन में रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता। मेंडल ने बताया कि जो पहला जनरेशन हमारा आएगा उसमें केवल और केवल डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अब मेंडल ने क्या किया, यहां तक बना लो, यहां तक आप लोग बना लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछ भी सकते हो। एक बार मैं समराइज करता हूं। पेरेंट मेंडल ने लिए प्योर टॉल, प्योर टॉल का मतलब दोनों एलील सेम होंगे, कैपिटल टी। फीमेल प्लांट लिया डॉट, स्मॉल टी। अब गैमीट बना मतलब मियोसिस हुआ, तो फैक्टर अलग अलग हो जाते हैं, उनका सेग्रीगेशन हो जाता है। क्योंकि दोनों ही फैक्टर सेम हैं इसलिए एक ही तरह का गैमीट बनेगा जिसमें केवल और केवल कैपिटल टी प्रेजेंट होगा मेल गैमीट में और फीमेल गैमीट में स्मॉल टी प्रेजेंट होगा। जब दोनों गैमीट फ्यूज करेंगे तो जायगोट बन जाएगा, उससे नया प्रोजेनी बन जाएगी और उस प्रोजेनी का जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप होने के कारण उसके अंदर जो कैरेक्टर आएगा वो टॉल का आएगा। तो मेंडल ने यही बताया कि जो भी कैरेक्टर हमको मिलता है F1 जनरेशन में वो हमेशा टॉल मिलता है, हमेशा डोमिनेंट मिलता है। इतनी बात क्लियर है? अब आगे बढ़ो। फिर इतना मैं रफ कर देता हूं। हमारे साथ साथ पढ़ोगे, एक एक चीज सीख जाओगे और अच्छे से सीख जाओगे। तो आपने देखा बच्चा कि F1 जनरेशन कैसे मिला, जब हमने पेरेंट के गैमेट को फ्यूज कराया और उस गैमेट के फ्यूज करने के बाद जो प्लांट मिला, जो पहला जनरेशन आया, उसको मैंने F1 जनरेशन कहा। अब F1 जनरेशन में हमको मिला था
F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी आई वो क्या आए, टॉल प्लांट्स हमको मिले, टॉल प्लांट मिले। ठीक है, F1 जनरेशन में जो प्लांट मिला वो टॉल मिला, जिसका कि जीनोटाइप क्या था, जीनोटाइप का मतलब क्या होता है कि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या जेनेटिक कॉम्बिनेशन जो होता है ट्रेट का, उसको जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक कॉम्बिनेशन। जैसे तुम टॉल हो, तुम्हारे अंदर टॉल होने के जीन प्रेजेंट होंगे, तुम्हारे अंदर टॉल होने के जीन प्रेजेंट होंगे, मतलब जो किसी भी कैरेक्टर का जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होता है उसी को बोलते हैं जीनोटाइप। तो F1 जनरेशन में जो प्लांट हमको मिला, F1 जनरेशन में जो प्लांट हमको मिला वो कैसा मिला, टॉल प्लांट मिला। अब F2 जनरेशन कैसे मिलेगा हमको, दूसरा जनरेशन कैसे आएगा? तो ये जो F1 जनरेशन का प्लांट है, मतलब ये जो प्लांट हमको मिला है बेटा, ये मिला है, ये प्लांट, ये मटर का प्लांट हम बना रहे हैं, पाइजम सेटाइवम बना रहे हैं। ये हमारा पाइजम सेटाइवम है। ठीक है, कैसा है बेटा, ये टॉल है। इसका जीनोटाइप क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। इसका जीनोटाइप क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। अब ऐसे ही अगर हम दो प्लांट लें, ऐसे ही हम दो प्लांट लेते हैं और उनके बीच हम सेल्फिंग करवा दें, मतलब उनके बीच हम फर्टिलाइजेशन करवा दें, पॉलिनेशन करवा के बाद में फर्टिलाइजेशन करवा दें, तब उनसे जो नया प्लांट बनता है उसको बोलेंगे F2 जनरेशन, दूसरा जनरेशन। ये जो प्लांट हमको मिला बेटा, ये तो पेरेंट के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के बाद ऑब्टेन हुआ है ये। अब इनके जो गैमीट होंगे, F1 प्लांट्स के जो गैमीट होंगे वो आपस में फ्यूज करेंगे और उससे जो नया प्लांट बनता है उसको कहेंगे एक्टिव प्लांट। ठीक है, तो अब F2 जनरेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम सेल्फिंग करवा देंगे। मतलब कैपिटल टी, अगर अब हमारा मेल प्लांट और फीमेल प्लांट, ये चीज देखो, F1 जनरेशन में सभी प्लांट टॉल मिले हैं, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का हो, सभी प्लांट हमको टॉल मिला है। ठीक है, और जिसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F1 जनरेशन का जो पेरेंट था, F1 जनरेशन का जो पेरेंट है, F1 जनरेशन में का जो प्लांट था, अब वो पेरेंट की तरफ बिहेव करेगा। जो F1 जनरेशन में हमको प्लांट मिला, अब वो अगले जनरेशन मतलब F2 जनरेशन के लिए एज अ पेरेंट बिहेव करेगा। एज अ पेरेंट बिहेव करेगा मतलब इसके अंदर जो गैमीट होगा या इसका जो जीनोटाइप होगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी, मेल प्लांट का भी होगा और फीमेल प्लांट का भी कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। अब देखो, अब यहाँ तो बेटा दो अलग अलग गैमीट बनेंगे, यहाँ जो है अब दो अलग अलग गैमीट बनेंगे, एक कैपिटल टी बन जाएगा, दूसरा स्मॉल टी बन जाएगा। यहाँ पर भी कैपिटल टी बन जाएगा और दूसरा स्मॉल टी बन जाएगा, बनेगा ना, एक कैपिटल टी बन जाएगा, दूसरा स्मॉल टी बन जाएगा। अब इन गैमीट का क्या होगा, आपस में फ्यूजन होगा। कैपिटल टी किससे फ्यूज कर सकता है, ये वाले कैपिटल टी जो है इस वाले कैपिटल टी से फ्यूज कर सकता है, ये वाला कैपिटल टी इस वाले स्मॉल टी से फ्यूज कर सकता है। मतलब टाइप्स ऑफ गैमीट कितने बन जाएंगे, देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी से जब फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। बोलो, वैसे ही स्मॉल टी वाला भी फ्यूज कर सकता है इन दोनों से, है कि नहीं। तो यहाँ दो गैमेट बन गए, तो दो गैमेट बन गए तो इनका जो फ्यूजन होता है तो देखो क्या क्या मिलता है। F2 जनरेशन में हमको क्या क्या मिल जाएगा, देखो F2 जनरेशन की बात करो तो एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी,
और स्मॉल टी। ये 4 तरह के जीनोटाइप वाले प्लांट मिलेंगे। मतलब ये वाला कैपिटल टी इन दोनों से फ्यूज किया तो ये 2 तरह के जीनोटाइप बने, स्मॉल टी इन दोनों से फ्यूज किया तो ये 2 तरह का जीनोटाइप बना। तो ध्यान से देखो, अगर इन तीनों का देखें तो ये तो होमोजाइगस कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस। तो ये तीनों ही का फिनोटाइप जो आएगा वो टॉल आएगा, ठीक है। और इसका जो फिनोटाइप आएगा वो डॉर्फ आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही फैक्टर क्या हैं, रिसेसिव है। तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा। तो देखो, अगर टॉल और डॉर्फ का रेशियो देखो तो 3 टॉल मिल रहे हैं और 1 डॉर्फ मिल रहा है। इसका मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटाइप का रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा, 3:1। इसका मतलब जो कैरेक्टर डॉर्फ का अपने आप को पहले जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, मतलब F1 जनरेशन में जो एक्सप्रेस नहीं कर पाया था, वो दूसरे जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया। तो मेंडल ने इसी को ऑब्जर्व किया। मेंडल ने कहा कि अगर हम प्योर पेरेंट लेके चलते हैं, प्योर टॉल फादर को, प्योर टॉल मदर को, तो जो हमारा प्रोजेनी मिलता है हमको F1 जनरेशन में वो टॉल मिलता है। लेकिन जब उन प्रोजेनी को आपस में सेल्फिंग करवाते हैं तब F2 जनरेशन में हमको टॉल प्लांट भी मिलता है और डॉर्फ प्लांट भी मिलता है। इसका मतलब एक चीज साफ है कि जो कैरेक्टर अपने आप को F1 में एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो अपने आप को F2 में एक्सप्रेस कर देता है। तो बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप में देखो 3 टॉल है और 1 डॉर्फ है, मतलब फिनोटाइपिक रेशियो जो आएगा, ये पूछा भी जाता है, फिनोटाइपिक रेशियो कितना हो जाएगा बताओ। टॉल और डॉर्फ की बात करें तो 3 टॉल हो गए और 1 डॉर्फ हो गया। तो ये फिनोटाइपिक रेशियो हमारा आ गया किसके लिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1। अब जीनोटाइपिक रेशियो देखो तो ये एक अलग तरह का जीनोटाइप हुआ, ये एक अलग टाइप का जीनोटाइप हुआ, लेकिन ये दोनों जीनोटाइप जो हो गए एक ही तरह के हो गए। मतलब 2 जीनोटाइप तो एक तरह का है और बाकी 2 अलग अलग हैं। मतलब 1:2:1, 1:2:1 ये किसका जीनोटाइप हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो जीनोटाइपिक रेशियो को लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हम यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, वो इसको रफ कर दो। जीनोटाइपिक रेशियो में देखो कैपिटल टी, स्मॉल टी, मतलब 1:2:1, ये जीनोटाइपिक रेशियो आ गया। 1:2:1 ये जीनोटाइपिक रेशियो आ गया, ये जीनोटाइपिक रेशियो आ गया। मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज जान जाओ बेटा कि F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर हमको मिलता है वो हमेशा ही डोमिनेंट मिलता है, ठीक है। और जो कैरेक्टर अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो F2 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मेंडल ने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लिया, तो उस क्रॉस के रिजल्ट के आधार पर
मेंडल ने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया, कुछ उसको एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेनेशन दिया मेंडल ने, उसको देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन गिवन बाय मेंडल, एक्सप्लेनेशन गिवन बाय मेंडल। एक्सप्लेनेशन गिवन बाय मेंडल, मेंडल ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, सुनो उसको। मेंडल ने यह बताया कि किसी भी कैरेक्टर को या कोई भी जो ट्रेट होता है वो दो फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि अगर टॉल कहोगे तो कैपिटल टी केवल लिखने से टॉल नहीं माना जाएगा, आपको कम से कम दो फैक्टर लिखने पड़ेंगे, ठीक है, दो फैक्टर या दो एलिल लिखना पड़ेगा। तो कैपिटल टी भी आपको टॉल बताता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी आपको टॉल बताता है। तो मेंडल ने यह बताया कि एवरी ट्रेट, मतलब हर कैरेक्टर, हर ट्रेट दो फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होते हैं। अगर दोनों ही फैक्टर डोमिनेंट हैं तो कैरेक्टर भी डोमिनेंट, या एक फैक्टर डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव है तो भी कैरेक्टर डोमिनेंट होगा। दोनों ही फैक्टर रिसेसिव हो गए तब उस केस में हमको जो कैरेक्टर मिलता है, उस केस में जो हमको लक्षण मिलते हैं वो रिसेसिव वाले मिलते हैं। तो पहला लिखो इसमें कि ईच ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर, ईच ट्रेट is controlled by a pair of factor, by a pair of factor। जिसको मेंडल ने फैक्टर कहा था, आजकल उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन। तो इसी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं आजकल, जीन। और मैंने बताया था जीन क्या होता है, जीन डीएनए का वो हिस्सा होता है, जीन डीएनए का वो हिस्सा होता है जिस पर कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। तो फैक्टर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, फैक्टर जो है आज इसी को हम जीन कहते हैं, जीन कहते हैं इसी को हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में, आधुनिक टर्मिनोलॉजी में हम फैक्टर को ही क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हम फैक्टर को ही क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो मेंडल ने पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर पहला जो है उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने ये बताया कि कोई भी कैरेक्टर है, चाहे वो टॉल का हो, चाहे वो डॉर्फ का हो, चाहे फ्लावर कलर का हो, चाहे सीड के शेप का हो, कोई भी कैरेक्टर होगा वो दो, एक पेड़ का मतलब क्या होता है बेटा, दो, एक पेड़ का मतलब क्या होगा, दो, दो फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होगा। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर हम जीन को बोलते हैं। मेंडल ने अपने समय में जीन को फैक्टर बोला था, जिसे आज हम जीन के नाम से जानते हैं। और जीन क्या होता है बेटा, जीन डीएनए का वो हिस्सा होता है जिसके पास कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन है। अब दूसरा उन्होंने ये बताया मेंडल ने कि एक ट्रेट डोमिनेंट यदि है, अगर किसी भी ट्रेट का अगर एक फैक्टर क्या है, वन फैक्टर ऑफ ए ट्रेट इज डोमिनेंट ऑफ इस ट्रेट, one factor of a trait is dominant, one factor of a trait is dominant and other is recessive, और दूसरा क्या होता है, recessive, and other is recessive। ठीक है, किसी भी एक ट्रेट का अगर एक फैक्टर डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव हो सकता है। जैसे मान लो हमने कैपिटल, अगर हमने हाइट की बात की तो हम बोल देते हैं कि कैपिटल टी क्या है, अगर डोमिनेंट फैक्टर है, अगर कैपिटल टी डोमिनेंट फैक्टर है तो स्मॉल टी बेटा क्या होगा,
स्मॉल टी हो जाएगा रिसेसिव फैक्टर, स्मॉल टी हो जाएगा रिसेसिव फैक्टर। और हम पहले ही बता चुके हैं कि जो रिसेसिव फैक्टर होता है वो अपने कैरेक्टर को, अपने रिसेसिव कैरेक्टर को वो होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर सकता है, वो होमोजाइगस कंडीशन में ही एक्सप्रेस कर सकता है। तो मेंडल ने पहला बताया कि कोई भी कैरेक्टर होता है उसको दो फैक्टर कंट्रोल करते हैं, दो फैक्टर में एक फैक्टर डोमिनेंट हो सकता है और दूसरा रिसेसिव हो सकता है। अगर मान लो दोनों ही फैक्टर डोमिनेंट हैं, अगर दोनों ही फैक्टर क्या है डोमिनेंट हैं, तो उसको हम बोल देंगे प्योर टॉल। उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? प्योर टॉल। अगर एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है तो ये भी टॉल होगा, लेकिन इसको हम प्योर टॉल नहीं बल्कि हाइब्रिड टॉल बोल सकते हैं, इसको हम हाइब्रिड टॉल बोल सकते हैं। और दोनों ही फैक्टर अगर रिसेसिव रहे तो उसको हम बोल देंगे डॉर्फ, उसको हम बोल देंगे डॉर्फ। तो बना लो इतना, अगर दोनों ही फैक्टर डोमिनेंट रहे तो प्योर टॉल प्लांट बन मिलेगा हमको। दोनों फैक्टर अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में मिले, मतलब एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव, तो भी हाइब्रिड टॉल मिलेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर मिलता है। और अगर दोनों ही फैक्टर रिसेसिव मिलते हैं तब हमारा कैरेक्टर जो होगा वो रिसेसिव को मिलेगा। तो बेटा देखो ये प्योर टॉल और डॉर्फ, ये दोनों ही क्या है? प्योर है ना, और डॉर्फ हमेशा ही प्योर होता है। एक चीज और इसमें लिखिएगा, इसको अब रफ कर दें। अब देखो आगे बढ़ते हैं। देखो मेंडल ने ये भी बताया कि अगर डोमिनेंट फैक्टर और रिसेसिव फैक्टर, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, एक डोमिनेंट फैक्टर है दूसरा रिसेसिव फैक्टर है। अगर एक डोमिनेंट फैक्टर और रिसेसिव फैक्टर दोनों अगर साथ साथ मिलते हैं, अगर दोनों हमको साथ साथ मिलते हैं, तब उस केस में केवल और केवल डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, रिसेसिव वाले का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। तो उसको लिख लो, तीसरा जो एक्सप्लेनेशन है, व्हेन डोमिनेंट एंड रिसेसिव बोथ आर प्रेजेंट, when dominant and recessive both are present, अगर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही प्रेजेंट हैं तब उस केस में both are present together, then only dominant form of the trait, then only dominant form of the trait, dominant form of the trait will be expressed, then only dominant form of the trait will be expressed, केवल dominant form जो होगा trait का वही expressed होगा। ठीक है, अगर dominant और recessive दोनों ही फैक्टर प्रेजेंट हैं, ठीक है, when dominant and recessive both are present together, then only dominant form of the trait will be expressed। अगर डोमिनेंट फैक्टर रिसेसिव फैक्टर दोनों साथ साथ प्रेजेंट है तो केवल उस केस में डोमिनेंट कैरेक्टर जो होगा वही एक्सप्रेस होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो, जैसे कि मान लो, जैसे कि यहाँ पर डोमिनेंट फैक्टर भी है रिसेसिव फैक्टर भी है। कैपिटल टी जो है एलील है जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल टी वो एलील है जो कि रिसेसिव कैरेक्टर डॉर्फनेस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट फैक्टर कैपिटल टी है और रिसेसिव फैक्टर स्मॉल टी, दोनों साथ साथ अगर पाए जाएंगे तब उस केस में केवल डोमिनेंट वाला ही कैरेक्टर हमको देखने को मिलेगा, मतलब इसका जो फिनोटाइप आएगा वो टॉल आ जाएगा।
इसका फिनोटाइप जो आएगा वो टॉल हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें लिखिए, अब देखो मान लो किसी जनरेशन में, इसको मैं रफ कर देता हूं थोड़ा, अगला जो पॉइंट है मेंडल का, if both factor of a trait are present, if both factor of a trait are present together in any generation, if both factor of a trait are present together in any generation, then it is not essential that they will remain together in next generation also. Because at the time of gamete formation, both factors separate and enter in separate gamete. अब इसका मतलब क्या है बेटे, देखो हमने मान लो बता दिया कि टॉलनेस के लिए जो जीनोटाइप है कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, दो पॉसिबिलिटी होगी अगर टॉल कैरेक्टर है तो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दोनों ही फैक्टर किसी भी कैरेक्टर के किसी एक जनरेशन में मिल रहे हैं, मान लो तुमको F1 में मिल गया, या जो पेरेंटल जनरेशन कैपिटल टी है, मान लो ये टॉलनेस का है, मान लो पेरेंट की जनरेशन कैपिटल टी टॉलनेस की, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जनरेशन में टॉलनेस का यही कॉम्बिनेशन हो फैक्टर का। क्यों? क्योंकि जब भी गैमीट बनता है तो फैक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग गैमीट में चले जाते हैं। मतलब कि अगर दोनों ही फैक्टर किसी भी ट्रेट का एक साथ अगर मौजूद है किसी भी जनरेशन में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अगले जनरेशन में भी साथ साथ होगा, ये जरूरी नहीं है। जैसे अगर पेरेंटल जनरेशन में कैपिटल टी है तो जरूरी नहीं कि F1 जनरेशन में भी कैपिटल टी होगा या F2 में भी कैपिटल टी होगा। नो, क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब भी गैमीट बनता है तब फैक्टर्स अलग हो जाते हैं और अलग अलग गैमीट में चले जाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास टॉल का कैरेक्टर कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल का जीनोटाइप है। जब तुम गैमीट बनाओगे तो ये फैक्टर कैपिटल टी और ये फैक्टर स्मॉल टी दोनों अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग गैमीट में चले जाएंगे। कैपिटल टी कहीं और चला गया और स्मॉल टी कहीं और चला गया, कैपिटल टी कहीं और चला गया, स्मॉल टी कहीं और चला गया। क्लियर है? तो अगर दोनों फैक्टर किसी भी ट्रेट के एक साथ पाए जा रहे हैं किसी जनरेशन में, तो ये जरूरी नहीं है कि वो अगले जनरेशन में भी मिलेंगे।
क्यों? क्योंकि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है फैक्टर का सेपरेशन हो जाता है और वो फैक्टर अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं। इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि गैमेट के पास हमेशा एक ही फैक्टर होगा, या ये कह सकते हो कि गैमेट जो होते हैं वो हमेशा कैसे होंगे? प्योर होंगे, है ना। गैमेट जो होगा वो कैसा होगा? वो प्योर होगा केवल। और F1 जो अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करोगे तो गैमेट के पास एक ही फैक्टर रहेगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो गैमेट बन रहा है उसके पास क्या है? केवल एक ही फैक्टर है। मतलब गैमेट जो होंगे वो हमेशा प्योर होंगे। इसको लिख सकते हो अगर चाहो तो, गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। प्योर का मतलब क्या है कि एक ही कैरेक्टर के दो फैक्टर नहीं मिलेंगे साथ साथ। इट मीन्स गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। इट मीन्स गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर। ऑलवेज प्योर, गैमेट हमेशा क्या होंगे? प्योर। प्योर का मतलब डेट इज नो गैमेट कैन हैव both factor no gamete can have both factor of same trait और इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, कि गैमेट हमेशा ही प्योर होगा। एक ही कैरेक्टर के दोनों ही फैक्टर गैमेट में नहीं मिलेंगे। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। आगे चल के बताएंगे जो मेंडल का लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसको भी लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट बोल देते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ गैमेट। ठीक है, दिस इज नोन एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। इसी का आधार पर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट दिया भी गया कि गैमेट हमेशा प्योर होते हैं क्योंकि गैमेट के पास एक ही कैरेक्टर का या एक ही ट्रेट के दोनों फैक्टर नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे टॉल कैरेक्टर है, टॉल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल टी चाहिए या कैपिटल टी स्मॉल टी चाहिए। लेकिन जब भी गैमेट बनेगा उसका तो उसमें क्या होगा? या तो कैपिटल टी होगा या तो कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा। मतलब दो तरह के गैमेट बन सकते हैं। अगर कैपिटल टी है तो कैपिटल टी वाला गैमेट केवल एक ही तरह का बनेगा। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो दो तरह के गैमेट बनेंगे जिसमें कैपिटल टी होगा और एक स्मॉल टी होगा। मतलब गैमेट हमेशा क्या होगा? प्योर होगा। एक कैरेक्टर का गैमेट प्योर होने का मतलब क्या है कि गैमेट के अंदर एक कैरेक्टर का एक फैक्टर पाया जाएगा। गैमेट के अंदर एक कैरेक्टर का एक फैक्टर पाया जाएगा। मतलब एक टॉल कैरेक्टर है तो इसका केवल एक ही फैक्टर मिलेगा, कैपिटल टी। अगर हाइब्रिड टॉल है तो इसके भी दो तरह के गैमेट बनेंगे लेकिन उसका फैक्टर क्या होगा? टॉल का केवल एक ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब गैमेट जब बन जाता है तो गैमेट का रैंडम फ्यूजन होता है। गैमेट जब बन जाता है तो गैमेट का क्या होता है? रैंडम फ्यूजन। तो बच्चों आज हम लोगों ने इतना देख लिया कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने क्या क्या बताया। तो समराइज कर लेते हैं एक बार। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने बताया कि कोई भी कैरेक्टर है वो दो फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि अगर एक फैक्टर डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है तो जो फिनोटाइप आता है या केवल और केवल डोमिनेंट फैक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, अगर ये भी कह सकते हैं कि अगर दो डिसिमिलर फैक्टर पाए जा रहे हैं तो केवल एक फैक्टर डोमिनेंट रहेगा और दूसरा क्या होगा? रिसेसिव। उन्होंने ये बताया कि गैमेट हमेशा ही प्योर होता है। प्योर होने का मतलब एक कैरेक्टर का केवल एक ही फैक्टर गैमेट में जाता है। एक कैरेक्टर का मतलब जैसे तुमने टॉल ले लिया तो उसका केवल एक ही फैक्टर गैमेट में जाएगा।
और इसी के आधार पर लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी दिया गया था। तो बेटा इतना आप लोग रिवाइज करना। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद कई तरह के क्रॉसेस पढ़ेंगे, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, फिर हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। फिर कई सारे ट्रिक भी मैं दूंगा कि अभी तो मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ना, अभी तो मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, फिर मैं ट्रिक भी दूंगा कि किस तरीके से पढ़ना है आपको। ठीक है, ये ट्रिक भी दिया जाएगा ताकि आप तुरंत देख के बता सकते हो कि अगर आपको कोई जीनोटाइप दिया है कितने नंबर ऑफ गैमेट बनेंगे, अगर क्रॉसिंग कराई जा रही है तो नंबर ऑफ गैमेट कितना होगा, फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, वो सब चुटकी में निकाल ले जाओगे। लेकिन जेनेटिक्स पढ़ने का मेन ये रखो कि हमको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।